Now see what you are able to see in this figure. क्या क्या नजर आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, बताओ जरा मुझे इसमें। तो समझ पा रहे हो क्या है इसमें, बताइए। ये जो फिगर दिख रहे हैं, जरा आप लोग थोड़ा सा ये फर्स्ट फिगर को आप देखें। इस फर्स्ट फिगर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, जैसे ये जो फिंगर है, ये फिंगर यहां से इधर आ रही है, मतलब होना क्या चाहिए, फिंगर ऐसे सीधी होगी, लेकिन मैंने बीच में एक कांच की एक पट्टी रखी हुई है, क्यूबिडल शेप का एक ग्लास स्लैब यहाँ बीच में पड़ा है, जिसकी वजह से मुझे ये जो फिंगर है ये कुछ उसकी पोजीशन से अलग दिख रही है। देखो यहां दिख रही है ना। अब ये सिर्फ किसकी वजह से हुआ, इस ग्लास स्लैब की। ग्लास स्लैब की वजह से क्या हुआ, लाइट तो भाई एयर में भी हमारी तरफ आती है और इसके अंदर भी ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट तो इसमें से ट्रेवल होके आ ही रही है। तो ये फिंगर आपके इस तरीके से ऐसा लग रहा है जिसे तोड़ करके अलग कर दियो, है ना, ऐसे ही दिख रहा है कुछ। तो ऐसा क्यों, यहां पर ये पेंसिल आप देखें, एक बीकर के अंदर हमने पानी भर रखा है, फिर उस पानी के अंदर जब हमने पेंसिल डाली तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी में जाते ही पेंसिल टूट गई। ऐसा पानी ने क्या कर दिया, अभी अंदर पेंसिल जाते ही आप जब देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे पेंसिल के दो टुकड़े हो गए, एक इधर दिख रहा है और एक आपके इधर आ गया साइड में। यहां पर आप देखो, ये भी बेचारा डर गया, पानी में जैसे अपनी डंडी डाली, डंडी टेढ़ी हो गई। देखो जरा, ये सीधी जा रही थी, पानी में जाके ये टेढ़ी हो गई, बाहर निकाली फिर सीधी थी, बाहर निकाली तो इसका जो ये स्टिक था वो क्या था, स्ट्रेट था, लेकिन पानी के अंदर डाला तो स्टिक क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। इतना पानी का क्या फोर्स था, स्टिक अंदर जाते ही क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। वैसे ही आपने ये भी कई बार देखा होगा, आप कभी भी जैसे कुछ टेबल पे, जैसे यहाँ पर भी मेरे पास है, आप अगर टेबल पे वो ग्लास अपन लगाते हैं, अब उसके नीचे अगर आपने कभी कोई पेपर डाला हो तो आप देखेंगे कि इधर के लिखे हुए अक्षरों में और इसके नीचे के अक्षरों में थोड़ा सा फर्क आता है, अक्षरों की साइज में फर्क आ जाता है, कुछ वो हाइट पे दिखाई देते हैं। अब देख लो यहां जो लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये इधर इसके नीचे वाला पोर्शन जो है वो क्या हो चुका है, इसकी जो प्लेन है उस प्लेन से थोड़ा ऊपर हमको नजर आ रहा है। ये फर्क नजर क्यों आता है, जबकि चीजें वास्तव में कोई चेंज होती है क्या, जो जहां है वही है, लेकिन हमको कुछ इस तरीके से इन कंडीशंस के अंदर हमको वास्तव में वो चीज का जो ओरिजिनल, जो उसका एक्चुअल पोजीशन है वो हमको नजर नहीं आता है। हमको क्या हो रहा है, हमको उसका एक वर्चुअल पोजीशन या वो चीज जहां है वहां नजर नहीं आके कहीं और नजर आ रही। तो ये जो भी हो रहा है ये लाइट का कौन सा फिनोमिना है, इस फिनोमिना को क्या नाम दिया गया है, इस फिनोमिना को नाम दिया गया है रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सुन पा रहे हैं सभी लोग, क्या कहा मैंने, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वापस लिख देता हूं, रिफ्रैक्शन। अब नाम तो पढ़ लिया, बट ये एक्चुअल है क्या चीज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में होता क्या है, और ऐसा क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से ये हमको टेढ़े नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज को समझना है। कोई आप में से समझाना चाहे तो फर्स्ट योर चांस, आपको मौका देता हूं मैं। मीडियम चेंज होने पर लाइट की रेज बैंड हो रही है। चलिए बहुत अच्छे आंसर। लाइट की रेज बैंड हुई तो हुई, हमारी उंगली बैंड हो गई। हाँ भाई, लाइट बैंड हुई बात तो समझ में आ गई, लेकिन मेरी ये उंगली यहां पर कैसे टूट गई, अलग हो गई। कोई और कुछ बताना चाहे, आपके माइंड में कोई भी पॉइंट हो जो इससे रिलेटेड आप समझाना चाहते हो, बताना चाहते हो, प्लीज यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज। आप लोग हमेशा अपनी बातों को थोड़ा सा बताया करें, मन में क्या चल रहा है, क्या समझ में आ रहा है, तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है इस मामले में। नोबडी ऑनलाइन में कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। अजय पाल, बहुत दिन हो गए तेरी आवाज सुने। यस सर। कुछ जवाब हो जाए इस पे।
मीडियम चेंज हो रहा है उसी वजह से ऑब्जेक्ट तो सर स्ट्रेट ही है ना। मैं भी यही कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट ही है तो टेढ़ा क्यों दिखाई दे रहा है? बस लाइट ने इतना फोर्स लगाया कि ऑब्जेक्ट टेढ़ा हो गया। चलिए अब इस चीज को अपन समझते हैं थोड़ा डिटेल में। अब यहां पर ये पूरा का पूरा फिनोमिना है लाइट की वजह से हो रहा है, क्योंकि लाइट जब हमारे आंखों तक पहुंचती है, हमको कोई चीज नजर कैसे आती है, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इस चीज पे थोड़ा सा समझाया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जहां है, सोर्स ऑफ लाइट से उस पर लाइट गिरती है और फिर आप जहां से देख रहे हो वो लाइट उससे टकरा करके आपकी आंखों तक आती है। मतलब यहां से आ रही है, ये भी स्ट्रेट आ रही है, जब इससे टकरा करके आपकी आंखों में आई तब भी क्या आई? स्ट्रेट। तो आपकी आंखों में स्ट्रेट आई, तो जहां से लाइट आपके आंखों में पहुंचती है उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट नजर आता है। अगर आपने इसकी आने वाली लाइट, आपकी आंखों तक आने वाली लाइट को ऐसे घुमा के लाया, तो बताओ ये ऑब्जेक्ट आपको यहां नजर आएगा? ये यहां नजर नहीं आएगा। लाइट कहां से आ रही है? लाइट इस साइड से आ रही है, मतलब यही ऑब्जेक्ट आपको यहां नजर आएगा, क्योंकि आपकी आंखों में लाइट कौन सी डायरेक्शन से आई? उस साइड से। मतलब सीधा सा है कि आपकी आंखों में उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है, उस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट आपको क्या होता है? नजर आता है। तो ये जितनी भी पोजीशनें बदल रही है, इनका कारण यही है कि जो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारे तक लाइट स्ट्रेट आनी चाहिए थी, वो स्ट्रेट नहीं आकर के किसी और जगह से घूम के आ रही है, और उसकी वजह से जो लास्ट लाइट हमारी आंखों में जा रही है उसका डायरेक्शन उस ऑब्जेक्ट से सीधा नहीं है, वो किसी और साइड से घूम के आ रहा है। इसलिए मुझे वो चीज वहां नजर नहीं आ गई जहां वो है, वो कहीं मुझे क्या हो रही है? और नजर आ रही है। समझ में आई मेरी बात? सिंपल सा लॉजिक है कि लास्ट लाइट रे जहां से आपकी आंखों में एंटर होती है, क्योंकि देखो आ तो इसी से रही है रिफ्लेक्ट होकर के, लेकिन मैंने इसका इस तरीके से कर दिया कि पाथ घूम के आया। तो पहले ये पाथ इधर गया लाइट का, और फिर ये आपके क्या हो गया? इधर आ गया। अब जो लास्ट लाइट मेरी आंखों में जा रही है वो ये वाली है, तो इसका मतलब मेरे लिए तो ये है कि यहां से लाइट आ रही है, तो मैं तो यही मानूंगा कि इसकी सीध में ही ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, जबकि ऑब्जेक्ट है कहां? यहां। क्लियर? तो ये आपका जो फिनोमिना है लाइट का बैंड हो जाना, क्या चीज? लाइट का बैंड हो जाना, इसे क्या कहा जाता है? आपके रिफ्रैक्शन। अब देखो, लाइट को बैंड करना, अपन जो कहते हैं कि ऐसे अपने आप बैंड हो जाती है, तो अपने आप नहीं होती, उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमको मीडियम बदलना पड़ता है। मोस्टली लाइट आपके तभी बैंड होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करती है? एंटर करती है। अब समझें इसको, पूरा इस टॉपिक को। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर हम कहते हैं कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, तो वो लाइट अपने स्ट्रेट पाथ पे चलने की बजाय वो अपने पाथ से थोड़ा क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी। नॉर्मली जैसे ये लाइट स्ट्रेट जा रही है, क्लियर? लाइट क्या जा रही है? स्ट्रेट जा रही है, लेकिन आपके जैसे ही मान लो अब ये पूरा यहां से लेके यहां तक मीडियम एक है, इसलिए सीधी जा रही है, लेकिन मैंने क्या कर दिया? अब इस जगह से मीडियम बदल दिया, इधर क्या कर दिया? मीडियम चेंज। तो अब आपके यहां तक तो स्ट्रेट आएगी, लेकिन यहां आते ही वो अपने पाथ से थोड़ा सा क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी, वो फिर उस सीधे पाथ पे नहीं चलेगी। तो लाइट जैसे ही मीडियम बदलती है वैसे ही वो अपने पाथ से थोड़ा सा क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। तो लाइट को बैंड होना ही होना है जब मीडियम बदलेगा। अब इसमें एक बड़ा रीजन भी पूछा जाता है, क्यों हुई बैंड? ऐसा क्या हो गया मीडियम बदलने से? ट्रांसपेरेंट मीडियम ये भी था और ट्रांसपेरेंट ये भी था, तो फर्क था क्या? ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, फिर इसको बदलने की जरूरत क्या पड़ी? इसने अपना पाथ क्यों बदला? यस, स्पीड ऑफ लाइट। आप देखो ये मीडियम और इस मीडियम में बदलने का मतलब है मीडियम की डेंसिटी में चेंज आया होगा। हो सकता है ये लो डेंसिटी वाला हो, ये मीडियम हाई डेंसिटी वाला हो। ऐसा भी हो सकता है ये हाई डेंसिटी वाला मीडियम हो और ये लो डेंसिटी वाला मीडियम हो। जैसे ही मीडियम बदलेंगे तो मीडियम की डेंसिटी बदलेगी, और जैसे ही मीडियम की डेंसिटी बदली, आपके लाइट की स्पीड में भी क्या आएगा? चेंज आएगा। अब आपको एक आ जाए खुले मैदान में दौड़ना और एक मार्केट में दौड़ना है भीड़ में, क्या आपकी स्पीड सेम रहेगी?
लगे, जहां आपको भीड़ भाड़ कम है वहां बड़ी तेजी से दौड़ोगे, और जहां भीड़ ज्यादा होगी वहां क्या हो जाओगे, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। सेम लाइट के साथ भी ऐसे ही, लाइट आपके लो डेंसिटी वाला जो मीडियम होता है उसमें बहुत फास्ट चलती है, और आपके हाई डेंसिटी वाले जो मीडियम होते हैं जिनकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है वहां पर लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर? तो आपके सबसे फास्ट, सबसे हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट कौन से मीडियम में होती है, वैक्यूम। सबसे फास्ट आपके स्पीड ऑफ लाइट जो मानी गई है वो किसमें मानी गई है, वैक्यूम। हम लगभग इसको एयर के आसपास, एयर के अंदर भी सेम मानते हैं, हालांकि एयर के अंदर जो डेंसिटी है वो वैक्यूम से तो ज्यादा ही है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सके, तो थोड़ा सा फर्क है। लेकिन अभी फिलहाल हमारे लिए हम सेम मानेंगे, एयर में और वैक्यूम में जब हम बात करेंगे, वी विल टेक द स्पीड ऑफ लाइट एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इट, समझ में आ गई बात? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द हाईएस्ट, बट ए वैक्यूम और एयर में हम लोग क्या मान के चलेंगे, सेम मान के चलेंगे, तो वहां पर क्या होती है आपके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट एक्चुअल में देखा जाए तो एयर के अंदर थोड़ी सी इससे कम होती है, लेकिन लगभग बराबर होती है, इसलिए हम लोग उसको ज्यादा यहां कंसीडर नहीं कर रहे। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? सभी लोग समझ गए इस चीज को कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या चीज है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपके when the light travels obliquely from one transparent medium into another it get bent। जब आपके लाइट, अब देखो यहां ये जो वर्ड ऑब्लिक्यूली लिखा हुआ है इसको भी समझिएगा, मैं लाइट को ऐसे नहीं डाल रहा हूं, ये तो क्या हो गया, सीधा हो गया एकदम स्ट्रेट, मीडियम के ऊपर आपने क्या कर दिया, वर्टिकली उसको इंसिडेंट करवा दिया। वर्टिकली इंसिडेंट नहीं करवाना है, वर्टिकली कराओगे तो आपको रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। रिफ्रैक्शन कब देखने को मिलेगा, जब लाइट थोड़ी सी टेढ़ी आएगी, तो टेढ़ी को हम क्या वर्ड यूज किया है, ऑब्लिक्यूली। तो व्हेन लाइट ट्रेवल ऑब्लिक्यूली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब लाइट एक किसी एंगल पर एक मीडियम से, ये ऊपर मीडियम 1 और इस सरफेस के नीचे मीडियम 2, जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, लेकिन जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी ये आपके बैंड हो जाएगी। क्लियर? इसने अपना पाथ क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और इस तरीके से लाइट के बैंड होने के फिनोमिना को ही क्या कहा गया है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। गॉट इट एवरीबॉडी? डिफाइन कैसे करना है, सिंपल, ठीक है। इसको अपन जैसे यहां देखें आप, हाँ एक चीज आप यहां थोड़ा सा देखें, भाई लाइट को बैंड होना है, मुझे कोई कह दे कि साहब आगे जाके मुड़ जाना, ठीक है साहब मुड़ जाऊंगा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मेरे लिए ये कंडीशन होगी, मुड़ना किस साइड, राइट या लेफ्ट। राइट मुड़ूंगा तो कहीं और पहुंच जाऊंगा, लेफ्ट मुड़ूंगा तो कहीं और पहुंच जाऊंगा, तो स्थिति बदल गई। मतलब मुझे ये भी तो क्लियर होना चाहिए कि आगे जाके मुड़ना तो है, लेकिन मुड़ना किस तरफ है। जब हम हमारी बात करते हैं तो हम मुड़ने को राइट या लेफ्ट में बताते हैं, लेकिन जब लाइट का बेंडिंग होता है तो मुझे बताओ इसके बेंडिंग को आप किस तरीके से समझोगे, क्या बेंडिंग कैसे समझाओगे, राइट और लेफ्ट। इसको राइट लेफ्ट बोलोगे, इसमें राइट लेफ्ट नहीं होता, क्योंकि डायरेक्शन लाइट का इधर से इधर करते ही उसका राइट और लेफ्ट आपके क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहां पर आपके राइट लेफ्ट नहीं बोल के यहां पर बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है कि किस कंडीशन में लाइट किस तरफ बैंड होगी, ये भी आपको समझाना बहुत जरूरी है। और ये कंडीशन पे फिक्स है कि इस कंडीशन में ऐसे और इस कंडीशन में ऐसे। तो यहां पर आपके मीडियम जब बदलते हैं तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो आप लोग लो डेंसिटी वाले मीडियम से किस में जा रहे हो, हाई डेंसिटी वाले में, ये हो सकता है एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपकी ये हो सकती है कि आप हाई डेंसिटी वाले मीडियम से किस में जा रहे हो, लो डेंसिटी वाले। सही है सा, समझ में आ रही है बात। हमारे पास दो ही परिस्थितियां हैं, या तो आप लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी वाले मीडियम में एंटर कर रहे हो, या फिर हाई डेंसिटी वाले मीडियम से आप किस में एंटर कर रहे हो, लो डेंसिटी वाले में। अब आप बताओ जब आपकी जो इस तरीके से ट्रेवलिंग होगी तो लाइट का बेंडिंग कहां होगा, कैसे समझाओ, राइट लेफ्ट वर्ड यूज नहीं होगा, यहां पर कुछ और लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं तो वहां पर भी थ्री रेज की बात करते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन में अपन ने पढ़ा था।
इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे पढ़ा था। यहां रिफ्लेक्टेड की जगह क्या वर्ड यूज होगा? रिफ्रैक्टेड। 3 रे होती है इसमें, इंसिडेंट रे, एक आती है नॉर्मल रे, और तीसरी जो हो जाती है वो हो जाएगी आपके रिफ्रैक्टेड। समझ में आई बात? ये 3 रे। अब हम लोग बात करेंगे इस नॉर्मल के हिसाब से। हम नॉर्मल की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम समझाएंगे कि लाइट किधर बेंड होगी। तो यहां पर नॉर्मल के हिसाब से जब इसकी बेंडिंग बताई जाती है तो इसमें या तो होता है टुवर्ड्स नॉर्मल, क्या आता है? टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाना, लाइट का मुड़ना किस तरफ? नॉर्मल की तरफ। या फिर लाइट से या नॉर्मल से क्या होना? दूर जाना। तो दूसरा हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक तो होता है टुवर्ड्स नॉर्मल और एक होता है आपके अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो समझ में आ गया? राइट लेफ्ट नहीं बोलना है कि राइट में जाके बेंड होना है या लेफ्ट में जाके बेंड होना है। क्या बोलेंगे? लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, या फिर बोलेंगे लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर? अभी कैसे है इस चीज को समझते हैं। आप में से पहले कोई समझाना चाहे कि पहली कंडीशन में क्या होगा और दूसरी कंडीशन में क्या होगा? आप लोगों के लिए यहां एक डायग्राम दिया हुआ है, थोड़ा इसको अगर समझ सके हैं तो समझ करके कुछ बताएं। ये ग्लास स्लैब पड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको? और यहां से एक व्हाइट लाइट इसमें डाली गई है, जो अंदर गई, अंदर जाके आप देख लो बेंड हो गई। ये ग्लास स्लैब के अंदर जाते इसने क्या कर दिया? अपना पाथ चेंज कर दिया। और फिर जब ये यहां से लाइट वापस बाहर आई तो इसने अपना पाथ फिर चेंज किया। हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ, इसको समझ करके मुझे बताओ कि जब लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी में जाते हैं तो क्या होता है, और हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी में जाते हैं तो क्या होता है। आप समझ पाए इस डायग्राम को तो मुझे बताने की कोशिश करें। इसमें दोनों एक स्थिति आ चुकी है, हाई टू लो भी हो गया और लो टू हाई भी हो गया। आपको इसको देख करके समझ करके मुझे बताना है कि कौन सी कंडीशन में ये किधर बेंड हुआ है। कौन से में? फर्स्ट कंडीशन में, लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी में। तो समझ के बताओ, सही भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि हमेशा गलत ही होता है। हम दिमाग लगाते सही भी हो सकती है चीज। सोचे और बताएं जल्दी मुझे। ऑनलाइन में कोई हिम्मत करे? यू ऑल हैव सम बुक, किताबें खरीदी है बेटा सभी ने, है ना? उपयोग करने के लिए है, कभी उसका भी उपयोग किया करें, थोड़ा ढूंढने की कोशिश करें। करिए करिए करिए। जल्दी मिला किसी को? बहुत सिंपल सी चीज है, चलिए मैं बता देता हूं, बहुत टाइम लगा रहे हो आप लोग। अब देखें, आपको डायग्राम देखे, अभी समझ में आ जाएगा। जब भी आपकी लाइट लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में एंटर करती है तो ये फिक्स है, लाइट हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। कौन सी कंडीशन? टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी। क्लियर? आप हमेशा देख लेना, आपका लाइट का पाथ जहां पर भी आ रहा है, जो उसका एक्चुअल पाथ बनता है, उससे आप उस तरफ बेंड करो जिस तरफ नॉर्मल है। ठीक है? और जब हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में आप जाते हो तो लाइट उस तरफ बेंड करो जिस तरफ से आप नॉर्मल से दूर जा रहे हो, नॉर्मल की तरफ नहीं जा रहा है। क्लियर? देखें यहां पर ये कंडीशन है, मान लो रेयर मीडियम से डेंसर। अब रेयर मीडियम किसको बोलते हैं? लो डेंसिटी मीडियम को कहा जाता है रेयर मीडियम। आपको कंपेयर करना है दोनों मीडियम में। मान लो ये आपका एयर और ये वाटर, बराबर। तो अभी एयर और वाटर का कंपैरिजन करूंगा तो लो डेंसिटी किसकी हुई? एयर की। एयर इज माय रेयर मीडियम एंड वाटर कंपेयर टू एयर इज हाई डेंसिटी मीडियम, तो मैं इसे बोलूंगा डेंसर मीडियम। लेकिन अगर मैं यहां आपके ग्लास और वाटर ले लो, अब बताओ, वाटर को एक बार मैंने डेंसर बोला, अब की बार मैंने वाटर को रेयर बोल दिया। तो रेयर इसलिए बोला क्योंकि कंपेयर में क्या ले लिया मैंने? ग्लास
तो जब उन दोनों का कंपेयर करूंगा तो क्या हो जाएगा, आपके ग्लास इज द डेंसर मीडियम एंड वाटर इज रेयर मीडियम। कभी किसी मीडियम को हमेशा फिक्स मत कर देना कि सर ने तो उस वाले क्वेश्चन में तो वाटर को डेंसर बताया तो अब सब जगह वाटर डेंसर लेना है। हाँ, वाटर को डेंसर आप देखें कि साथ में मीडियम कौन सा है उससे कंपेयर करें, उसके कंपैरिजन में अगर वो डेंसिटी हाई है तो उसे डेंसर मीडियम बोलना है, अगर साथ वाले मीडियम के कंपैरिजन में उसकी डेंसिटी लो है तो आप क्या बोलोगे, रेयर मीडियम। तो जब भी दो मीडियम की स्टडी करते हो तो लो डेंसिटी वाले मीडियम को आप रेयर मीडियम बोलोगे और आपके हाई डेंसिटी वाले मीडियम को डेंसर। क्लियर यहां तक की चीज। अब आप देखें लाइट को हम ट्रेवल करवाते हैं, जैसे अब देखें ये लाइट आई, ये किस तरफ से किस तरफ जाने की कोशिश कर रही है, रेयर टू डेंसर, मतलब लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी। अब आप देखें इसमें इसका जो ओरिजिनल पाथ अगर ये मीडियम नहीं बदलता तो ये रहता, अगर ये मीडियम नहीं बदलता तो इसका पाथ क्या था, ये रहता। अब लाइट किस तरफ बेंड हुई, इस तरफ झुकी, इस तरफ क्यों झुकी, क्योंकि इस तरफ क्या था, नॉर्मल। तो ये किस तरफ बेंड हुई है, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ये लाइट का जो बेंडिंग हुआ है ये अपने पाथ से इस तरफ गई है, और इस तरफ गई है मतलब ये क्या है गई है, ये नॉर्मल की तरफ गई है। इसका मतलब इसका बेंडिंग जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल है। इसको मैं क्या कहूंगा, द लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर। दूसरी कंडीशन भी आप देख लें, जैसे ये लाइट आ रही है, अब ये लाइट आ रही है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, अब की बार डेंसर टू रेयर में जा रहा है। जब डेंसर टू रेयर में जा रहे हैं तो आपके कहां जाएगी, इस तरफ जाएगी। क्यों इस तरफ गई, क्योंकि ये आपके नॉर्मल से दूर जाना चाहती है, तो ये आपकी किस तरफ बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझ में आई बात। लाइट का बेंडिंग हमेशा कैसे करना है, आपके टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल कंडीशन देखनी है। तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर फिक्स कर दो कि किस कंडीशन में क्या होता है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर। किसी को कोई कंफ्यूजन इस चीज को लेकर के। अब आप देखें मैं यहां समझाता हूं, ये बाहर यहां पर क्या था, इस वाले में आ जाओ जो आपको मैंने पूछा था। बाहर क्या है, एयर है, अंदर क्या है, ग्लास। अब देखो ये इस पाथ से आ रही थी तो इसका ओरिजिनल पाथ तो ये बनना चाहिए था, लेकिन ये आपके यहां जो नॉर्मल बनता है, ये लाइट किस तरफ बेंड हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल आई कि नहीं आई। एयर टू ग्लास में आते ही लाइट ने अपना बेंडिंग कहां दिखाया, नॉर्मल की तरफ, बराबर। अब आप यहां देखिए वापस ग्लास से कहां गई, एयर में। इसका इस वाले लाइन का ओरिजिनल पाथ क्या था, ये था। अब यहां पर मैं अगर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो वो नॉर्मल यहां आती है, और इस नॉर्मल से ये कहां गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल, बराबर है। समझ में आई अब कंडीशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहली चीज समझने की यही है। ये अगर सही से समझ में नहीं आया तो आगे कुछ भी सही से समझ में नहीं आना है। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी। ऑनलाइन वाले यस और नो। ओके गुड। सभी लोग अपना रिप्लाई चाहे चैट बॉक्स में लिख के भेजें, बट कुछ ना कुछ रिप्लाई आना चाहिए ना। नाउ नेक्स्ट, अब आपके जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसको हम लोग वही रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, अभी मैंने जो एग्जांपल आपको बताया था उसको प्रॉपर्ली समझते हैं। मैंने जो आपको डायग्राम बताया जिसमें समझाया वो वास्तव में कैसे हो रहा है, ये एग्जाम में आता है, इसका डायग्राम आता है, इससे रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। यहां पर एक और चीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें बता दूं, एंगल। यहां पर एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे है आपका, इंसिडेंट रे कौन सा है आपके इसमें, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। आर का मतलब अब क्या माना जाएगा, रिफ्रैक्टेड। रिफ्लेक्शन चलता है तो आर का मतलब रिफ्लेक्टेड, और जब रिफ्रैक्शन की बात करते हो तो आर का मतलब रिफ्रैक्टेड। अब ये हो गया आपका नॉर्मल। एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस,
एंगल आई का क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। नाम याद हो गए, जैसे रिफ्लेक्शन के अंदर भी नाम अपने को दिमाग में रखने पड़ते थे, यहां पर भी रखने। बट यहां पर एक कंडीशन आप लोगों को थोड़ी दिख रही होगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है। हाउ इट इज पॉसिबल, जब लाइट बेंड होगी स्ट्रेट जाती, अगर मान लो ये यहां से आती है और सीधी चली जाती है, तब तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं और सेम हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये आपके सीधी नहीं जा रही है, ये अपना पाथ क्या कर रही है, बेंड कर देती है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली आपके एंगल में चेंज आ रहा है। अब हम लोग थोड़ा आइडिया ये भी लगा सकते हैं कि जब आपके रेयर से डेंसर में जाते हैं तो एंगल आई बड़ा होता है और एंगल आर छोटा होता है। सही है, दिख रहा है आपको साफ, एंगल आई बड़ा है, एंगल आर छोटा है। लेकिन जब आप डेंसर से रेयर में जाओगे क्या होगा, एंगल आई आपका और एंगल आर का कंपैरिजन जब आप करते हो तो आपको पता चलेगा एंगल आई जो है और एंगल आर जो है, इसमें कंपैरिजन में एंगल आई जो है वो आपका छोटा बनता है। गॉट द पॉइंट। ये बस समझने वाली चीजें, ये आपके लिखी हुई कहीं अपन रखें ना रखें, लॉजिक है, देख रहा है तो समझ में आ ही सकता है। ठीक है, चलें आगे। अब देखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये आपका ग्लास स्लैब मान लिया, मान लो मैं ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे इसके चारों बाउंड्रीज नजर आएगी। क्लियर, ठीक है। अब मेरे को सॉलिड फिगर नजर नहीं आ रहा है, प्लेन जैसा दिख रहा है। अब इस प्लेन में आपको बाहर की तरफ एयर और अंदर की तरफ कौन सा मीडियम है, ग्लास मीडियम। क्लियर। अब आपके एक लाइट रे लेनी है आपको, ये डायग्राम आप लोगों को बनाना है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। मान लो ये लाइट रे ऑबिक्यूली जो ग्लास के एयर ग्लास सरफेस पर इंसिडेंट कर रही है। एयर ग्लास सरफेस मतलब बाहर, पहले एयर में है फिर ग्लास में जाएगी। तो एयर ग्लास सरफेस पर जब एक इंसिडेंट रे इंसिडेंट करती है ऑबिक्यूली एक एंगल पर, फिर ये इसका ओरिजिनल पाथ, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो इसका ओरिजिनल पाथ क्या रहता, ये रहता। लेकिन क्योंकि मीडियम बदल गया, इस इंसिडेंट रे के पाथ का क्या हो गया, बीच में मीडियम बदल दिया, तो अब ये क्या होगा, आपके बैंड होगा। तो उसको समझने के लिए एक पहले आप नॉर्मल ड्रॉ कर लें। अब ये जो नॉर्मल आपने बनाई, इसके अकॉर्डिंग बताइए कहां बैंड होना चाहिए, अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये एंगल आई आपका हो गया, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आपकी क्या हो गई, बैंड हो गई। बराबर है, थोड़ी सी इस तरफ आ जाएगी, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। अब यहां पर रिफ्रैक्टेड रे मैंने इसको नाम दिया, तो इसके बाद भी एक रे तो और आनी है अभी, तो उसको क्या बोलूं, उसके लिए हमने एक नाम रखा है एमरजेंट रे। जब किसी मीडियम में अंदर जाके वापस उस मीडियम से जब कोई लाइट बाहर आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमरजेंट रे। क्लियर, ये वर्ड याद रखिएगा कि किसी मीडियम में अंदर जाकर के वापस बाहर आने वाली लाइट रे को हम क्या बोलेंगे, एमरजेंट रे कहेंगे। तो यहां पर आपकी जो लाइट रे बनेगी वो कौन सी बनेगी, एमरजेंट रे इसके बाद बनेगी। अभी यहां पर आप समझ लें, ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ये एंगल हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आई एंगल आर। इस पर कंपेयर करके बताओ, एंगल आई और एंगल आर में बड़ा कौन छोटा कौन, एंगल आई बड़ा रहेगा और एंगल आर छोटा रहेगा। अब आपके ये जो रिफ्रैक्टेड रे कहां इंसिडेंट कर रही है, ग्लास एयर सरफेस पर। कहां पर, ग्लास एयर सरफेस पर आपके इंसिडेंट कर रही है। तो अब ये कहां से कहां जाएगी, डेंसर टू रेयर में जा रही है, तो बेंडिंग किस तरफ होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसका बेंडिंग जो है वो वापस से हम समझते हैं, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया और इसका बेंडिंग जो है वो इस तरीके से आएगा। ग्लास स्लैब के केस में आप देख लेना, क्योंकि इसके ये दोनों सरफेस आपस में एक दूसरे के पैरेलल थे, तो इंसिडेंट रे का जो पाथ पहले बन रहा था, एमरजेंट रे उसके जस्ट पैरेलल आती है। ध्यान रखना, कारण क्योंकि ये दोनों सरफेस आपस में पैरेलल थे। अगर आप ये दोनों सरफेस पैरेलल ना लो तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल नहीं आएगी। क्लियर चीज। तो यहां पर आपके ये एक तरीके से ऐसे लगता है जस्ट पैरेलली शिफ्ट हो गया है, ऐसा हो गया है कि जा तो उधर ही रहा है जिस तरफ जाना था, लेकिन सिर्फ ये है कि पहले इधर वाली पटरी पे चल रहा था, फिर इधर वाली छोड़ के उस वाली पे। आखिर स्टेशन तो सेम ही आना, आगे जाके स्टेशन अलग आना है, स्टेशन तो सेम ही आना है। तो वही है कि आपके लाइट का डायरेक्शन, लाइट के पाथ का डायरेक्शन सेम है, सिर्फ वो पैरेलली क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई। तो ये जो पैरेलली शिफ्ट होता है, यहां पर एक एंगल भी बना है एमरजेंट रे का,
क्या बोलेंगे उसको, एंगल ऑफ एमरजेंस। क्या बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ एमरजेंस। अब ये जो शिफ्टिंग हुआ है पैरेलली, ये यहां से यहां कितना, तो ये कितना शिफ्ट होगा। देखो शिफ्ट होने में ये लाइट रे है, इससे पैरेलली शिफ्ट होके यहां आएगा या इधर आएगा या फिर इधर आएगा। कितना शिफ्ट होगा ये किस पे डिपेंड करता है, कितना ज्यादा ये शिफ्टिंग होगा पैरेलली, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है विड्थ ऑफ दिस ग्लास स्लैब। मान लो ये ग्लास स्लैब इतना ही होता, विड्थ इतनी नहीं होकर के इतनी होती, तो इसको बेंडिंग कहां से करना होता था, यहां से ये बेंड हो गया इसके पैरेलल हो जाता। क्या हो गया, शिफ्टिंग कम हुआ, मतलब विड्थ ज्यादा तो शिफ्टिंग ज्यादा, विड्थ कम तो शिफ्टिंग कम। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी। अगर मैं इसे बीच में यहां तक ही ग्लास स्लैब मानता तो विड्थ कम होगी, मैं ग्लास स्लैब की विड्थ क्या कर दी, तो कम किया, तो मेरा शिफ्टिंग भी क्या हुआ। जब मैंने ग्लास स्लैब की विड्थ पूरी मानी है तो यहां तक आकर के ये बेंड हो रहा है, और बड़ी कर दो ग्लास स्लैब, और बड़ा थोड़ा आप चौड़ाई बढ़ा दो इसकी, क्या होगा, ये यहां तक आने के बाद शिफ्ट करता, तो ये आपकी रेज यहां आती, और ज्यादा ही तो शिफ्ट हो जाता। अब ये जो शिफ्टिंग होता है, शिफ्टिंग का एक नाम भी दिया गया, ये जो पैरेलली शिफ्टिंग हो रहा है इसे कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी। ये सारे नाम याद रखने हैं। डायग्राम में अब देखो पूरा बन जाने के बाद बड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है तो बहुत सारी रेज है, बट अपन स्टेप बाय स्टेप चलें तो मुझे नहीं लगता कि इसको बनाने में दिक्कत होगी। समझ आई बात। तो इसमें क्या क्या चीजें हमने देखी, पहले इंसिडेंट रे देखा, फिर इंसिडेंट रे जहां इंसिडेंट कर रहा है वहां पर हमने नॉर्मल बनाई, नॉर्मल के साथ उसका जो एंगल बना दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं वापस ये सारी चीजें बता देता हूं, आप देख लें। ये इंसिडेंट रे का ये ओरिजिनल पाथ हमने साथ साथ ही बना देना है, आगे डॉटेड में बनाना है। फिर आप नॉर्मल बनाओगे, नॉर्मल के साथ इसका जो एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर उसके बाद आपके क्या हो जाएगा, लाइट रे जैसे ही आपके आगे बढ़ेगी वो अपने पाथ से बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर वहां से बैंड होकर के जब ये जाएगी तो एक एंगल फिर बनाएगी नॉर्मल के साथ, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ जब लाइट दूसरे सरफेस पे पहुंचेगी तो यहां पर उसका क्या होगा, फिर से बेंडिंग होगा, उसके लिए एक नॉर्मल फिर यहां बनानी है अपने को, ठीक है। अब इस नॉर्मल के हिसाब से ये कहां बेंड होना चाहिए, अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल इतना ही होगा जिससे ये इंसिडेंट रे के पाथ के क्या आ जाती है, पैरेलल आ जाती है। इसका जो एंगल है वो एंगल क्या कहलाएगा, एमरजेंट रे का एंगल ऑफ एमरजेंस। और ये इंसिडेंट रे से एक पैरेलली शिफ्ट हुई है, उस पैरेलली शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। व्हाट द पॉइंट। बना सकते हैं सभी लोग, तो घर पे बनाना है। देखो मैं इसमें कुछ शॉर्ट में थ्योरी समझा रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आप इसके हर स्टेप को अपनी ओन लैंग्वेज में लिखो, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। व्हाट द पॉइंट। मैं शॉर्ट में इसके बारे में कुछ चीजें बता देता हूं, बाकी आपके लिए छोड़ता हूं। When a ray of light passes through rectangular glass slab, जब एक लाइट रे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से क्या होती है, पास होती है, इट बेंड ट्वाइस एट एयर ग्लास इंटरफेस एंड एयर ग्लास एयर इंटरफेस। मतलब लाइट का दो बार बेंडिंग होता है, एक एयर ग्लास इंटरफेस पे होता है, मतलब ये ऊपर वाला, और दूसरा बेंडिंग कहां होता है, ग्लास एयर इंटरफेस पे। दो बार बेंडिंग हो रहा है, दिख रहा है हमको। एमरजेंट रे जब फाइनली बेंड होने के बाद जो एमरजेंट रे आती है, इट इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। एमरजेंट रे आप देख लो, ग्लास स्लैब से आपके जो एमरजेंट रे निकलती है वो इंसिडेंट रे के पाथ के क्या होती है, पैरेलल होती है। और ये जो शिफ्ट होती है उसे हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये लेटरली शिफ्ट होती है, जिसे हमने क्या कह दिया है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्टेंस बनता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का, कि कितना शिफ्ट होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ग्लास स्लैब की विड्थ पर। कौन सी विड्थ, ये ध्यान रखना, ये वाला यहां की बात कर रहा हूं, ये वाला, ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। अब मान लो मेरा ग्लास स्लैब मैं कहीं से लेके आया, लेकिन गलती से मेरा ग्लास स्लैब थोड़ा ढंका नहीं आया और ऐसा आ गया, अब मुझे बताओ, मैंने मंगवा तो लिया लेकिन मेरा ग्लास स्लैब कैसा आया, इस तरीके का।
अब बताओ मैं लाइट रे यहां से डालूंगा तो क्या मुझे जो एमरजेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल मिलेगी? क्यों नहीं मिली? क्योंकि इंसिडेंट सरफेस और एमरजेंट सरफेस, इसको एक और अपन कह सकते हैं, इस सरफेस को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब जहां पर लाइट इंसिडेंट की, और ये एमरजेंट सरफेस जहां से लाइट बाहर आ रही है। क्लियर? ये कौन सा है? एमरजेंट सरफेस। तो इंसिडेंट सरफेस और एमरजेंट सरफेस अगर आपस में पैरेलल है तभी इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे पैरेलल होगी। अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है, अब देख लो इस कंडीशन में पैरेलल नहीं दिख रहे मुझे, तो जब ये पैरेलल नहीं है तो क्या हो जाएगा? आपके ये दोनों रे भी पैरेलल होने की जरूरी नहीं है। गॉट द पॉइंट? समझ में आएगी बात? तो इस तरीके से आपको इनके पूरे स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, ये आपको ओन लैंग्वेज में लिखना है इसके सभी स्टेप्स को। क्लियर? और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना कि सर हमने इस तरीके से ये स्टेप्स लिखे। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। तो ग्लास स्लैब तक का अपन ने पढ़ा। कल अपन स्फेरिकल लेंसेज की तरफ बढ़ेंगे। कोई बात नहीं, आप प्रिंट आउट निकाल के अपने नोटबुक में चिपका देना। कुछ तो क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में रखोगे, कहीं ना कहीं तो रखने पड़ेंगे। प्रिंट आउट नहीं निकाल सको तो फिर लिखना पड़ेगा। आखिर क्वेश्चन तो होने चाहिए तुम्हारे पास, है ना? मोबाइल में से डिलीट हो गए तो फिर क्या करोगे? ठीक है, या तो प्रिंट आउट निकलवा लो, फिर लगा लो, पिन अप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप क्या कर लो, उसे लिख लो। कहीं ना कहीं तो आपको करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, और किसी का कुछ पूछना है? ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू। यू मे लॉग आउट।